लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह बना हुआ है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोकसभा सीट पर पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, ऐसी तैयारियां बता रही हैं। और वहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, वहां के मुद्दे क्या कुछ कहते हैं, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों में सियासी दल लगातार जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी भी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार, मैदान में उतरकर वो जनता का समर्थन प्राप्त करने की कवायद में जुटे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता में काफी ज्यादा जहां एक तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं सियासी दलों में भी काफी ज्यादा उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर। सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा का पलड़ा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भारी हर क्षेत्र में दिख रहा है, क्योंकि भाजपा ने इस बार जिस तरह से एक विकास का मॉडल पेश किया, उसके बाद भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिलता हुआ अभी से ही नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में तस्वीर क्या कुछ रहती है, तस्वीर कितनी बदलती है। तो चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल पूरी तरह से जुटे हुए हैं। चुनाव होने में अब से कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में सभी सियासी दलों में हलचल तेज होती हुई, रणनीतियां भी बनती हुई। और चुनाव को लेकर जहां एक तरफ जनता में भारी उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल भी आगामी चुनाव को लेकर अब उत्साहित नजर आने लगे हैं। तो लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल भी जुटे हुए हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बताना चाहेंगे कि जहां जनता में एक तरफ भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी पार्टियां भी काफी ज्यादा आगामी चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। तो चुनाव की तैयारियां लगातार तेज होती हुई, चुनाव की तैयारियों में धार देती हुई सभी पार्टियां, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी काफी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। और तमाम राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है। लगातार जो दिग्गज हैं वो मतदाताओं से मतदान करने की बढ़ चढ़कर अपील कर रहे हैं। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो भी युवा मतदाता है या जो भी पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वो मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रिय नेता को चुनें। और इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। पंजाब की तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह से सियासी समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है और सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी आम आदमी पार्टी ने कर दी है। अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव मैदान में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उतारा है। अभी तक 8 लोकसभा सीटों में ये उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। 13 लोकसभा सीटें हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का इस वक्त क्योंकि बीजेपी पहले कहती नजर आई है कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के साथ उनकी बातचीत जारी है। बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 2-3 दिन के भीतर यानी 48 घंटे के भीतर ही इस पर ऐलान हो जाएगा कि श्रोमणी अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन होगा या नहीं। जैसे ही गठबंधन का ऐलान किया जाएगा वैसे ही जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीते कल भी
सीईसी की बैठक जो दिल्ली में हुई है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में देखिए एक अंदरूनी सर्वे भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से करवाया गया है। 5 जो यहाँ पर जो सर्वे करवाया गया है उसमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि 8 लोकसभा सांसद थे पंजाब में कांग्रेस के, जिसमें से एक पटियाला से जो सांसद हैं परनीत कौर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी की टिकट पर वो पटियाला से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की, वो जालंधर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है उन्हें श्री गंगानगर राजस्थान से चुनाव लड़ाना चाहती है। तो ऐसे में इन सभी बातों पर चर्चा चल रही है और जल्द ही कांग्रेस की सूची भी आने वाली है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कड़ी टक्कर यहाँ पर जिस तरीके से 13 लोकसभा सीटों में होगी, क्या बाहरी चेहरा भी होगा, क्या किसी फिल्म स्टार को भी इस बार बीजेपी टिकट देती है या नहीं। जी बिल्कुल ईशा, अगर हरियाणा की राजनीति की भी बात कर ले तो वहां पर काफी बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है, तो अब वहां की तस्वीर किस तरह से आगामी चुनाव में बदलती हुई नजर आने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही कैबिनेट का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की जो बीजेपी है वो नहीं चाहती है कि किसी तरीके का नुकसान उन्हें हो। यही वजह है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण कैबिनेट के विस्तार में हमने देखा है। और अभी तक जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, जिसमें से 6 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें, करनाल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, फिर विधायकी त्यागनी पड़ी और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए करनाल से उतारा गया है। संजय भाटिया जो कि मौजूदा सांसद है वहां से बीजेपी के, उनकी वहां से टिकट कट गई है। अंबाला से अगर बात करें तो वहां से रतनलाल कटारिया जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका पीछे सारी देहांत हो गया था। ऐसे में उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है, बंतो कटारिया। और दूसरी तरफ अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा से जो मौजूदा सांसद है बीजेपी की, उनका सुनीता दुग्गल का टिकट कट चुका है। उसकी जगह जो कांग्रेस के पूर्व प्रधान रह चुके हैं हरियाणा की, बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और चुनाव प्रचार के अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के, अशोक तंवर, उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। और ऐसे में 4 जो सीटें बची है उसमें माना जा रहा है कि शुक्रवार शाम या फिर शनिवार सुबह उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। जाति और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरीके से बिठाने की यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुट चुकी है और रोहतक से यहाँ पर ताल ठोकेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा से कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद भी हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी हैं। और वहीं सोनीपत से देखना होगा कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव आला कमान की तरफ से बनाया जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़े, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका विधानसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनका कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आखिरी फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किन किन उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा जाता है। जी बिल्कुल ईशा, अभी जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और अब उसकी तैयारियां काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो अक्सर करके ये देखा गया है कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की अंतरकला बहुत ज्यादा देखने को मिली, तो क्या इसका खामियाजा भी आगामी चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी एक ही राज्य में नहीं बल्कि हर राज्य में देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से जो विधायक हैं वो बागी हो गए और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अभिषेक मनु सिंह भी जो कि उनके कदावर नेता भी हैं कांग्रेस, उनको वोट न करके बीजेपी के हर्ष महाजन को उन्होंने कर दिया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 30 सीटों में ही सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। और ऐसे में देखिए गुटबाजी यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया गया राज्यसभा से, लेकिन वो फिर भी हरियाणा की राजनीति में दखल अंदाजी करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उनके आला कमान से सीधे संबंध है। वहीं अगर हम कुमारी शैलजा की बात करें, छत्तीसगढ़ का प्रभारी उन्हें बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में ना होकर दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रम में मौजूद रहती हैं। किरण चौधरी की अगर हम बात करें, जब
राज्यसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे। अजय माकन चुनाव मैदान में उतरे थे और कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी ने समर्थन दिया था, निर्दलीय के तौर पर उतरे थे। ऐसे में अजय माकन की यहाँ पर हार हुई थी, वो भी इसलिए क्योंकि एक वोट रद्द हुआ था कांग्रेस का। उसमें ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल इरशाद, तो ये जो कांग्रेस में बार बार अंतरकला की तस्वीरें सामने आई हैं, बिल्कुल इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की अब जो तैयारियां हैं उसमें वो भाजपा को कितना ज्यादा टक्कर दे पाती है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।